जिस एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य डॉक्टर नदीम अहमद अब इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नदीम अहमद, ये जो पूरी रिपोर्ट इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इसे पढ़कर बहुत हैरानी हो रही है। कितनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां पर ऐसा भेदभाव हो रहा है, न जाने कितने समय से हो रहा है। आपके सामने क्या क्या बातें आई हैं? देखिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। मैं जब इस कमेटी का मेंबर बना तो मैं तकरीबन रोज़ ही जाया करता था और हम लोगों के सामने 4 लोग रोज़ आते थे, क्योंकि उनकी जो रुदात थी वो बहुत ही तवील होती थी, लंबी होती थी। और इस तरह के मेंबर्स भी हमारे सामने आए जो कि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे और रो पड़ते थे। इसके अंदर तीनों ही पक्ष जो किसी भी अकादमिक संस्थान के होते हैं, यानी फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ, साथ ही स्टूडेंट या स्कॉलर्स भी हम लोगों के सामने आते थे, मौजूद होते थे और अपनी दुख भरी कहानी सुनाया करते थे। तो जितने भी हम सब लोग थे कमेटी के मेंबर, कभी कभी हम लोग भी उन लोगों की बातों को सुनकर रो पड़ते थे, हमारे भी आंसू छलक जाते थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी अकादमिक सिस्टम के लिए या किसी भी अकादमिक संस्था के लिए ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि उसकी इन सब चीज़ों को लेकर ख़बरें बाहर जाएं और वहाँ पर ऐसा हो। देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो तमाम तर समाज के लिए भावी विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को तैयार करते हैं कि जाकर बाहर वो उस संस्थान का नाम रोशन करेंगे और देश के निर्माण में कार्यरत होंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोगों के सामने आई कि बहुत ही शर्म आई हमें सुनकर और जानकर कि इतना बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूट जिसका देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है और देश की शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत अहम किरदार रहा है, और वो पिछले 10-15 साल से NIRF की ग्रेडिंग में 1, 2, 3 या 4 नंबर पर रह रहा है, जामिया मिलिया, वहाँ पर चंद लोगों की लापरवाही के नतीजे में इस तरह की चीज़ें होती रहीं और वो लगातार लापरवाही की वजह से आगे होता रहा। उसके ज़रिए वो टीचर्स का भी हुआ, वहाँ की फैकल्टी का भी, वहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ का भी और वहाँ के विद्यार्थियों का भी। तो ये बहुत ही लेकिन बड़े अफसोस की बात तो है ही जो आप बता रहे हैं। नदीम जी, मुझे आप ये बताएं कि जितने लोगों से आपने बात की, जैसे उनमें से कुछ लोगों की आप बीती जो इस रिपोर्ट में हैं वो हम दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं। बड़ी हैरानी हुई ये पढ़कर भी कि जो महिला विधवा कर्मचारी हैं उन पर यह भी दबाव डाला कि आप किसी मुस्लिम से विवाह कर लें या फिर कुरान की कॉपी एक देना और ये कहना कि आप इसे पढ़ें। देखिए, कुरान की कॉपी दे देना और उससे पढ़वाना तो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो दूसरी बात है ये बहुत ही ख़राब थी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गीता की कॉपी कोई मुझे दे दे तो मैं बेशक उसे पढ़ूंगा, ये तो अच्छी बात है, और हम लोगों को धार्मिक ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या मॉरलिटी है और क्या अच्छी बातें उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ये दूसरी बात तो बहुत ही बुरी है कि किसी विधवा औरत को जिसका हस्बैंड शादी के बाद, उसकी नौकरी लगने के बाद ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वो कन्वर्जन की जानिब आ जाए। तो ये भी एक बड़ा अजीब नया तरह का मामला था, किसी एकेडमिक संस्था के ज़रिए पेश हुआ जो मेरे सामने आया। मैं एकेडमिक से जुड़ा हुआ आदमी खुद ही हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इसका विक्टिम हमारे सामने खुद ही आ रहा है और रो के इस तरह की चीज़ों को बयान कर रहा है। आप खुद बताएं कि विक्टिम्स ने क्या कहा हमारे सामने आए। विक्टिम्स, देखिए, तीनों तरह के विक्टिम्स थे। फैकल्टी भी विक्टिम्स थी और नॉन टीचिंग स्टाफ भी और स्टूडेंट या स्कॉलर भी, और उनकी अलग अलग तरह की बातें हमारे सामने आती थीं। जैसे हिंदू स्टूडेंट्स थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था खाने पीने को लेकर हॉस्टल के अंदर, या जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर गहरी नज़र रखते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं रहने देते थे वो वहाँ पर, ख़ास तौर पर उन सब मामलात में कि वो किसी मुस्लिम लड़की से बात करें, मुस्लिम लड़की से विचारों का आदान प्रदान करें वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो फीमेल थी उनकी रुदात कुछ अलग थी।
उनकी आत्मकथा जो उन्होंने हमें बताई या उनके ऊपर जो आप बीती गुजरी वो उन्होंने हमें बताई, आत्मकथा ही हो गई अब तो ये उनकी। तो वो ये बताते थे कि हमारे ऊपर तो धर्म परिवर्तन करने का दबाव ख़ास तौर पर जो SC ST कम्युनिटी की औरतें थीं उनके ऊपर ज़्यादा रहा, और उन्हें डायलॉग्स के ज़रिए ये सब बोला गया कि आपको वहाँ पर इज़्ज़त नहीं मिलती है, आप हमारे साथ आइए तो आपको अच्छा होगा और आपका हम फ़ायदा भी करवा देंगे एकेडमिकली और सब कुछ आपको मिल जाएगा। यानी जिन सब चीज़ों के लिए आप पढ़ाई कर रही हैं वो सब चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी, यहीं एकेडमिक क्षेत्र के अंदर आप एडजस्ट हो जाएंगी जामिया के अंदर ही। तो ये सब बातें भी थी। तो मेल और फीमेल की जो बातें थी वो बिल्कुल अलग अलग थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि उसमें कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ है या उस धर्म को छोड़कर इस धर्म की तरफ आने वाला जो पक्ष है उसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन लोगों का जोर रहता था, जैसे कि हमें विक्टिम्स ने बताया। लेकिन नदीम जी मुझे एक बात बताएं कि अगर एक संस्थान में इस तरीके का माहौल बन रहा है और पिछले 10-15 सालों से आप ये कह रहे हैं कि लगातार डिग्रेड होने की वजह से संस्थान का एक कारण ये भी हो सकता है, तो वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ पर काम करने वाले जो मुस्लिम फैकल्टी हैं, ये सारी चीज़ें तो उनकी भी नज़र में आ रही होगी। तो जो वहाँ जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया या कभी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? देखिए, इसमें लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से नंबर लगातार बढ़ता रहा। और ऐसा भी हमने लोगों से सुना जो विक्टिम थे कि वो शिकायतें करते थे तो हायर अथॉरिटी तक वो सारी चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती थी, और जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ हैं उन तक उनकी रसाई ही नहीं थी। इवन उन लोगों की भी रसाई नहीं थी जो वहाँ पर बड़ी फैकल्टी हैं, यानी पुराने टाइम से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो नेग्लिजेंस है या लापरवाही है, इस चीज़ ने इसकी प्रतिपुष्टि की और इसे बहुत आगे बढ़ाया है। तो अब चूँकि टाइम बदल गया और ज़माना बदल रहा है और नए VC साहब आए हैं, मजहर आसिफ साहब, जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बहुत इंडिया के बड़े एकेडमिशियन भी हैं और रिसर्चर भी हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर उनकी बहुत बारीक नज़र है। तो वहाँ पर मुझे ये उम्मीद है कि नए VC साहब के आने से बहुत बेहतर अकादमिक माहौल बनेगा और ये जो पुरानी जो खामियां थी इनके ऊपर वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, और इस तरह की चीज़ों और इस तरह की बातें हमें भविष्य के अंदर ना सुनने को मिलेंगी, ऐसी मैं उम्मीद पूरी तरह से करता हूं। अच्छा, इससे रिपोर्ट का नदीम जी एक और हिस्सा है। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ नदीम जी, इस रिपोर्ट का हिस्सा एक ऐसा है जो ये भी एक सेंस देता है कि उस संस्थान में, जामिया संस्थान में कुछ देश विरोधी गतिविधियां भी हो रही हैं। क्या आप इसे थोड़ा सा और समझा सकते हैं, क्यों आपको ऐसा लगा? देखिए, देश विरोधी गतिविधियां तो किस तरीके की हो रही हैं और वो कौन से गुट हैं, इस पर तो जो पुलिस है उसको या दूसरी एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए और उसके लिए मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियां तो कहीं पर भी अगर हो रही हैं और कोई भी कर रहा है तो वो तो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक भी नहीं है और ये तो बहुत ही शर्म की बात है। अच्छा, वंदे मातरम बजा देना कौन सा गुनाह हो गया? वंदे मातरम से क्या परेशानी हो सकती है? अब ये तो ऑर्थोडॉक्स सोच का नतीजा है, किसी को किसी चीज़ से परेशानी है और किसी को किसी चीज़ से परेशानी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उसके रूल और नॉर्म्स के हिसाब से ऐसी कोई बंदिश वहाँ पर नहीं है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये सब लापरवाही का नतीजा है जिससे वहाँ पर असामाजिक तत्व, शरारती तत्व और कुछ आउटसाइडर्स जो उसमें पूरी तरह से अपना दखल चाहते हैं, उन लोगों की ये हरकतें हैं जो अपने मनमाने तरीके से उस चीज़ को चलाना चाहते हैं वहाँ पर, कि ऐसा हो और ऐसा ना हो और ऐसा ना हो और ऐसा हो, यानी जैसा वो चाहें वैसा हो। और इसमें फिर एक बार मैं दोहराऊंगा अपनी पुरानी ही बात को कि लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रही है। अगर लापरवाही हायर अथॉरिटी की तरफ से नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं हो पाता, इतने लंबे टाइम तक ये सब चीज़ें नहीं चलती रहती। अच्छा, ये जो आपने अभी कहा, आपने एक शब्द यूज़ किया आउटसाइडर, ये कौन लोग हैं जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र या वहाँ के फैकल्टी या फिर वहाँ के कर्मचारियों का भी ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं? ये किस किस्म के लोग हैं? क्या आप किन्हीं का नाम ले सकते हैं? देखिए
नहीं, मैं इसमें किसी का ऐसा कोई नाम हम लोगों के सामने नहीं आया, इंडिविजुअल लोगों के नाम विक्टिम्स ने ही बताए। तो ये वो आउटसाइडर हैं जो किसी तरीके से दबाव गुट के तौर पर वहाँ पर काम करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा दखल स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ रहता है। ये पुराने वहाँ के स्टूडेंट भी हैं, कुछ लोकल्स भी हैं, और ये थोड़ी अलग तरह की मानसिकता के लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें नेता बनने का शौक़ है, चाहे वो धार्मिक नेता बनने का शौक़ हो, चाहे वो राजनीतिक नेता बनने का शौक़ हो, या अपने आप को बड़ा दिखाने का शौक़ है, इसलिए ये लोग वहाँ पर जाते हैं और इनका दखल रहता है। दखल इनका एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ छोटे कर्मचारियों के साथ भी रहता है, मिलना जुलना, साथ में उठना बैठना, खबरें लेना, खाना पीना, और स्टूडेंट्स के साथ तो ये इन्वॉल्व हैं ही। चूँकि आपको ये वहाँ की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जामिया कुछ घनी आबादी के सामने बसी हुई एक यूनिवर्सिटी है, तो एक बड़ी आबादी वाला इलाका है, वहाँ पर लोकल हैं, वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, वो लोकल पॉलिटिक्स में भी अपना असर और जोर रखते हैं कुछ, तो वो चाहते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट इधर रहे। और चूँकि यहाँ बड़ी तादाद में उन्हें यूथ मिल जाता है, एक ऐसा यूथ जिसके अंदर जोश भी है और उन्माद भी है, तो वो उसे अपनी तरफ करना चाहते हैं और उसकी वो पूरी तरह से मोटिवेशन भी करते हैं उन लोगों का, और वो चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से उन लोगों से काम लें और उन्हें अपने तरीके से आगे चलाएं वगैरह वगैरह। अच्छा, आपने नॉन फैकल्टी और छात्रों की तो आप बीती बताई, मुझे थोड़ा इसी रिपोर्ट के हवाले से बताएं कि फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर किस तरीके का दबाव, क्या उन पर भी धर्मांतरण का दबाव डाला गया, या फिर आपने जैसे कहा कि भाई आपको भी कोई गीता की कॉपी देगा तो आप उसे सहर्ष पढ़ेंगे, लेकिन एक अपनी खुशी से पढ़ना होता है और एक किसी के ऊपर दबाव बनाकर कोई कहे कि आपको ये धार्मिक पुस्तक पढ़नी ही होगी, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। हाँ, मैं बिल्कुल उस फ़र्क को मानता हूँ। दबाव देना किसी भी चीज़ के लिए गलत है, और वो किसी भी तरीके से, और ये तो एक अकादमिक इंस्टीट्यूट है, इसमें तो दबाव जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। NEP भी ये कह रही है कि दबाव मुक्त शिक्षा हो, और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि जिसमें जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही आप करो, और अगर नहीं करो तो आपको ये नुकसान होगा, और नहीं जी नुकसान नहीं भी होगा तो नुकसान कर दिया जाए, यानी जहाँ पर नुकसान नहीं भी होना है वहाँ पर कर दिया जाए। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। देखिए, टीचर जो थे, जो टीचर्स हमारे सामने आए, उन लोगों की अलग तरह की चीज़ें थी। उन्हें प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा वर्कलोड देकर, रिसर्च के लिए स्कॉलर ना देकर, इस तरह के दबाव बनाकर अलग अलग तरीके से उन्हें टेस्ट किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। ये एक तरीके का दबाव ही है कि वो या तो खुद संस्थान छोड़कर चले, जहां बहुत सारे छात्रों ने छोड़ा भी है। ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम अहमद जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए और इस रिपोर्ट की जानकारी साझा करने के लिए।